नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स एक्सक्लूसिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, यह हमारी क्लास नंबर 50th है, जिसमें हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो फ्रेंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर हमारे पास सिलेबस में क्या क्या है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर। पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज और गोनेड्स। सो यह जो लेसन है वो पार्ट फर्स्ट होगा हमारा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। उसके साथ साथ जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के, या फिर कह सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के, वो सारे की सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेसन शुरू करें उससे पहले 3 से 4 छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। सो कुछ टर्म है और उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन है आपके लिए। पहली टर्म है एडीएच, दूसरी मेलाटोनिन, MELATONIN, मेलाटोनिन, और थर्ड वन है ग्लूकागॉन, GLUCAGON, ग्लूकागोन। इसके अलावा इंसुलिन भी आपने सुना होगा, INSULIN। और एक और लिख लीजिए, सोमेटोस्टेनिन, ठीक है, SOMATOSTATIN, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं SS। ओके, अब ये 5 जो टर्म है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके लिए। ये कुछ हार्मोन है, ठीक है, टर्म में इनको बोल रहा हूं, ये पांचों के पांचों हार्मोन है। और इन हार्मोन का नेचर कैसा है वो आपको बताना है, और इनको कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है, यानी कि सोर्स ऑफ ग्लैंड भी आपको बताना है और नेचर ऑफ हार्मोन भी बताना है, ठीक है। कमेंट्स के द्वारा बता दीजिए, और लास्ट में आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। लेसन के लास्ट में मैं वहां पे डिस्कस करूंगा। ओके फ्रेंड्स, एक छोटा सा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, bit.ly/ZOOLOZYREZ। आर बड़ा रखना है और बाकी सारे लेटर छोटे रहेंगे। जस्ट इस लिंक पे क्लिक करना है और आपकी डिटेल्स जो है वो फिल करनी है और सबमिट कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके, सो चलिए फिर इस लेसन को शुरू करते हैं। So friend, myself Dheeraj Sharma, and I am teaching since May 2017, and this is Geology optional course, and I think everybody knows about this. Okay, so let's get start. Friends, आप सभी को पता है कि मैं बेसिक से शुरुआत करता हूं और एक हाई लेवल तक लेके चला जाता हूं जितना यूपीएससी डिमांड करती है। ओके, सो अब छोटी सी बात है कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है, यहां पे ये शब्द जो है वो आपको क्या समझा रहा है ना। एंडो प्लस क्राइन, क्लियर। सो एंडो मीन्स विद इन, है ना, और क्राइन मीन्स सीक्रेट, ठीक है, SECRET, क्लियर। मतलब आप कह सकते हैं विद इन सिक्रेशन, क्लियर। अब एंडोक्राइन सिस्टम को आप कैसे डिफाइन करेंगे फ्रेंड्स। एंडोक्राइन सिस्टम प्रोड्यूस हार्मोन that function to control and regulate many different body processes, clear. And friends, the endocrine system coordinate with the nervous system to control the functions of the other organ system. समझ में आ गया है ना। अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है ना, तो आप क्या बताएंगे। चलिए वो भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आप एक छोटा सा मतलब टर्म लिख लीजिए, जैसे एंडोक्राइन का तो डेफिनेशन हो गया। अब आपसे कोई पूछ ले कि हार्मोन क्या है, और हार्मोन को और एंडोक्राइन सिस्टम को आप कैसे रिलेट करेंगे, है ना। सो फ्रेंड, जो एंडोक्राइन सिस्टम की सेल्स होती हैं, क्या होती हैं, सेल्स, ये एक
कह सकते हैं आप सिग्नल प्रोड्यूस करेगी। और कैसा सिग्नल? मॉलिक्यूलर सिग्नल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? हार्मोन। क्लियर? अब किस तरीके से इस सेंटेंस को लिखेंगे? सेल्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर सिग्नल दैट्स कॉल्ड हार्मोन्स। क्लियर है ना? और हार्मोन क्या करता है? रेगुलेट करता है। ओके फ्रेंड्स, रेगुलेशन तो ठीक है, लेकिन अगर एक प्रॉपर लैंग्वेज में अब आप कहें, सो ये क्या मेंटेन करता है? होमियोस्टेसिस। HOMEOSTASIS। क्लियर? सो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि होमियोस्टेसिस होता क्या है ना? क्योंकि यहां पे जब टर्म लिख दी है तो उसका मीनिंग थोड़ा सा पता होना चाहिए। या तो आप कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं अगर आपको पता है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी बता रहा हूं आपको। फ्रेंड्स, होमियोस्टेसिस इज द प्रोसेस by which the body reacts to changes in order to keep condition inside the body same। क्लियर? अब देखिए, मान लेते हैं कि आपके अंदर कोई ऐसे रिएक्शन हुई कि जिससे मतलब जैसे बुखार हो जाता है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है। अब चाहे किसी भी चीज का रेगुलेशन हो, जैसे आप बाहर से पैरासीटामोल ले लेते हैं, तो वो क्या करेगा? उस टेम्परेचर को डाउन लेके आ जाएगा। तो उसी तरीके से हार्मोन का भी एक फंक्शन है। अगर ज्यादा मात्रा में रिलीज हो गया तो भी नुकसान है, कम रिलीज हो रहा है तो भी नुकसान है। मतलब कंट्रोल्ड वे में रिलीज होना जरूरी है, इसीलिए इसका रेगुलेशन भी जरूरी है। क्लियर? किसी भी चीज को रेगुलेट करने के लिए मतलब अगर गवर्नमेंट की बात करें तो एक बॉडी बना दी जाती है ना, एक कमेटी बना दी जाती है, तो यहां पे सब कुछ यही है। क्लियर? सो फ्रेंड, hormone maintaining the homeostasis within the body requires the coordination of many different system and organs। क्लियर? अब हार्मोन की दूसरी सिंपल सी डेफिनेशन देखिए फ्रेंड्स। वन मैकेनिज्म of communication between the neighboring cell and between cells, tissue and distant part of the body occurs through the release of chemical। और उस केमिकल को हम क्या बोलेंगे? हार्मोन। समझ में आ गया है ना? चलिए, अब एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ही क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो वो हम यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे। वो मतलब 5 मिनट रुकिए आप, उसके बाद मैं पूरा डिस्कस करूंगा एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, और उसके अंदर कौन कौन सी ग्लैंड है और कौन कौन सी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो आप सभी जानते हैं। ओके सो फ्रेंड, अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम की और एंडोक्राइन सिस्टम की। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? पहला क्या है भाई? एंडोक्राइन, एंडोक्राइन, और दूसरा नर्वस, NERVOUS। क्लियर? सो देखिए, अब इनके छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम के अंदर कि आप किस तरीके से पॉइंट को बना के लिखते हैं। क्लियर? सो एंडोक्राइन सिस्टम को आप कह सकते हैं कि it receive and send the information in the form of chemical that's called hormone। क्लियर? रिसीव भी करता है और सेंड भी करता है, किस फॉर्म में? एक केमिकल की फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलेंगे? हार्मोन। क्लियर है ना? चलिए, लेकिन जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है? वो भी रिसीव करता है और सेंड भी करता है, लेकिन किसके द्वारा? इंफॉर्मेशन को किस तरीके से रिसीव और सेंड करता है? क्या होता है? इलेक्ट्रिक इंपल्स। क्लियर है ना? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स इन नर्वस सिस्टम एंड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल दैट्स कॉल्ड हार्मोन इन द एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर? एंड फ्रेंड्स, अब अगर एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, सो दिस सिस्टम इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पार्ट्स अंडर इट्स कंट्रोल। क्लियर? मतलब ये इनडायरेक्ट होता है। ओके और ये
डायरेक्ट, है ना। सो क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? द सिस्टम, और यू कैन से द नर्वस सिस्टम हैज डायरेक्ट कनेक्शन विद एवरी पार्ट अंडर इट्स कंट्रोल। मतलब दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। क्लियर? अब देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो ट्रांसमिशन है वो स्लो होता है या फास्ट होता है? स्लो होता है। और यहां पे ये रैपिड होगा, है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि आप आंच के आगे बैठे हैं, है ना, फायर के आगे बैठे हैं, और आपकी उंगली कहीं ऐसे मेटल पे लग गई जो गर्म है, या फिर आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, तो आप तुरंत एकदम से हटाएंगे, मतलब एक रैपिड एक्शन हुआ। वो हुआ नर्वस सिस्टम की वजह से। और एंडोक्राइन सिस्टम क्या करेगा? हार्मोन, मतलब केमिकल रिलीज होंगे, धीरे 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 वो अपना काम करता रहेगा, है ना। कम या ज्यादा होता है तो उसमें मतलब नुकसान हो सकते हैं और होते भी हैं। क्लियर? सो अब आप क्या कह सकते हैं कि जो मतलब जब प्रोसेस स्लो है ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन का, सो सीधी सी बात है कि रेस्पॉन्स भी स्लो ही होगा, है ना। और यहां पे क्या है? रैपिड है, तो रेस्पॉन्स भी क्विक होगा। क्लियर? ओके। एंड फ्रेंड्स, कौन सा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, कौन सा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है? एंडोक्राइन होता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, और ये होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। क्लियर है ना। इनके रेस्पॉन्स की मैं बात कर रहा हूं। रेस्पॉन्स लॉन्ग ड्यूरेशन होता है एंडोक्राइन में, और रेस्पॉन्स शॉर्ट ड्यूरेशन होता है नर्वस के अंदर। ओके। एंड फ्रेंड्स, अगर एंडोक्राइन की मैं बात करता हूं तो उसमें आप एक टर्म और ऐड कर सकते हैं, मतलब एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। रेस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द सेल ऑफ टारगेट टिश्यू। और नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है? रेस्पॉन्स इज लिमिटेड टू ओनली दोज सेल विच आर इन्वर्टेड बाय न्यूरॉन्स। क्लियर? समझ में आ गया एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम के बारे में आपको, है ना। चलिए, सो फ्रेंड, अब अगर बात करें कि फंक्शन क्या है हार्मोन के, समझ में आ गया होगा अब तक तो, है ना, कि क्या कुछ फंक्शन है। पहला फंक्शन आप कह सकते हैं कि ग्रोथ में हेल्प करेगा, है ना, और बॉडी को रेगुलेट करेगा, यही बहुत है। लेकिन अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की, है ना, क्योंकि ग्रोथ से ज्यादा, सॉरी, फंक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ना। और अगर प्रॉपर्टी आपको पता लग गई तो आप डेफिनेटली उसके पॉइंट बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। सो फ्रेंड, पहली प्रॉपर्टी क्या है? द हार्मोन are secreted by living glandular endocrine cells, okay, and some other diffused tissue, or you can say cells, okay। और सबसे बड़ी बात है कि ये स्मॉल क्वांटिटी में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? एंड फ्रेंड्स, these are released directly into the blood and transported to different cell of the body through the circulatory system। समझ में आ गया? सो 2 से 3 प्रॉपर्टी हो गई, है ना। इसके अलावा हॉर्मोन्स आर रेगुलेटरी केमिकल दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट फंक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। तो अब आप इसको फंक्शन में भी लिख सकते हैं और प्रॉपर्टी में भी लिख सकते हैं, है ना। और हार्मोन कैसा होता है? हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। अब हाईली स्पेसिफिक कैसे? आपने लॉक एंड की सुना है ना, मतलब जो चाबी जिस ताले की है उसी में लगेगी, है ना। तो हार्मोन के साथ ऐसा ही कुछ फंक्शन है। मान लेते हैं कि ये एक लॉक है, ठीक है, और यहां पे आपके पास कुछ इस तरह की चाबियां हैं, कुछ इस तरीके से हैं, है ना। तो यही जाके यहां पे सेट होगी, है ना, मतलब लॉक एंड की वाला सिस्टम है, ठीक है। हाईली स्पेसिफिक है, मतलब अगर आपके बुखार हुआ है तो पेट के दर्द की जो मेडिसिन है वो कैसे वर्क करेगी, है ना। सो
सभी का अलग अलग काम है और सभी अपने मतलब स्पेसिफिक पर्पज के लिए जाने जाते हैं। मैंने आपसे शुरुआत में 5 पूछे थे, है ना, कि भाई उनका नेचर कैसा है और उनके जो ग्लैंड है, मतलब सोर्स ऑफ ग्लैंड क्या है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ओके एंड फ्रेंड्स, जो हार्मोन होते हैं ये क्या मतलब दीज आर फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू पर्टिकुलर स्टिमुलस, है ना। अब दोनों को आप रिलेट कर सकते हैं, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर और पर्टिकुलर स्टिमुलस, मतलब दोनों चीजें सेम है। क्लियर क्लियर ओके। सो ये था बेसिक एंडोक्राइन सिस्टम का और हार्मोन्स का। चलिए और बेसिक जानते हैं, है ना। कुछ और पॉइंट्स बचते हैं इसके अंदर जो आपके लिए जानना जरूरी है, उसके बाद हम पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड आज के लेसन में पढ़ने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते क्या है। ओके सो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं एक ऐसा डॉक्टर जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर को ठीक करे, है ना। चलिए, ए मेडिकल डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन ट्रीटिंग एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। एंडोक्राइन डिसऑर्डर आपको दिख रहे हैं, डायबिटिक मेलाइटस, जैगेंटिज्म, है ना, एक्रोमेगैल, पिट्यूटरी डायवाफिज्म, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, गॉइटर, ग्रेव्स डिजीज, कॉशिंग डिजीज एंड एडिशन डिजीज। ठीक है, अब ये कौन सी ग्लैंड की वजह से होते हैं, मतलब किस ग्लैंड से ये रिलेट करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके सो फ्रेंड, आप कह सकते हैं कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो है वो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स को ठीक करते हैं, और जैसा कि ये जो आपके पास कुछ डिजीज मैंने यहां पे मेंशन करके बताए हैं। ठीक है, सो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आर रिक्वायर्ड टू असेस पेशेंट and diagnose endocrine disorder through extensive use of laboratory tests, and many endocrine diseases are diagnosed using tests that stimulate or suppress endocrine organ functioning. Clear? So पहला है डायबिटीज मेलाइटस। ये किसका डिसऑर्डर है, पता है किसी को? फ्रेंड्स, इट इज द डिसऑर्डर ऑफ पैनक्रियास, PANCREAS। ज़ैगेंटिज्म, ये किससे रिलेट करता है भाई? पिट्यूटरी से, ठीक है। ज़ैगेंटिज्म, एक्रोमेगैल, एक्रोमेगली कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और आता है इसके अंदर, कौन सा है, जस्ट ए सेकेंड, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ठीक है। सो ये तीनों के तीनों किससे रिलेट करते हैं? पिट्यूटरी से। ओके, नेक्स्ट है अपने पास गॉइटर एंड ग्रेव डिजीज। ये दोनों किससे रिलेट करते हैं, मतलब किसका डिसऑर्डर है ये थायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर है, THYROIDGLAND। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, अब अपने पास लास्ट के दो हैं, क्यूशिंग डिजीज और एडिसन डिजीज। ये किससे रिलेट करते हैं? ये एड्रिनल ग्लैंड से रिलेट है, एड्रिनल ग्लैंड। क्लियर है ना कि कौन सा किसका डिसऑर्डर है, समझ में आ गया, है ना। चलिए, सो अब बात ये आती है कि अगर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इसको डायग्नोज करता है तो कितना टाइम लग जाता है लगभग, मतलब अगर एक टाइम पीरियड आपको देना हो तो आप कह सकते हैं 12 to 24 आवर्स। ओके, इट इज इनफ, है ना। चलिए, सो अब कुछ और बता दिया जाए इसके बारे में। चलिए वो मैं बताता हूं आपको। ओके, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ये है कि हाउ हार्मोन्स वर्क, है ना। प्रॉपर्टी आपने जान ली, फंक्शन उसी से रिलेट कर सकते हैं। अब आपको पता लगा कि हार्मोन वर्क कैसे करता है ना, कैसे काम करेगा, काम करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बारे में तो मैं आपको एक छोटी सी लाइन बताऊंगा, उसके अलावा बाकी आपको खुद लिखना है, क्योंकि ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, है ना।
हार्मोन की प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूं, तो उसी से रिलेट करेगा ये। उससे पहले एक टर्म लिखते हैं A1C, ठीक है। सो A1C है क्या? किसी को इसके बारे में आइडिया है कि भाई A1C है क्या? फ्रेंड्स, A1C एक टेस्ट है। किसका? किसका है भाई? जब हम मतलब आप कह सकते हैं कि ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं तो उस वक्त किया जाता है ब्लड ग्लूकोज। यानी कि आप सिंपली कह सकते हैं कि एक ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट है। ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट, ओके। और स्पेसिफिकली कहेंगे तो ब्लड ग्लूकोज जब चेक करते हैं तो उस समय ये टेस्ट किया जाता है। अब बात थी हाउ हार्मोन वर्क्स, है ना। सो एक छोटी सी लाइन आपको बताता हूं, उसके आगे कंटिन्यू करके आपको कमेंट्स के द्वारा मुझे बताना है। सो फ्रेंड, एज यू नो, हार्मोन कॉज चेंजेस इन टारगेट सेल, है ना, बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक सेल सरफेस, और यू कैन से इंट्रासेल्युलर हार्मोन रिसेप्टर, है ना। वही लॉक एंड की वाला मेथड मैंने आपको बता दिया, है ना। And molecules embedded in the cell membrane or floating in the cytoplasm with a binding site that match a binding site on the hormone molecule. क्लियर? समझ में आ गया? वही लॉक एंड की मेथड समझाया, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं बताया यहाँ पे। सो अब आपको आंसर करना है इससे रिलेटेड हाउ हार्मोन वर्क्स। क्लियर? चलिए अब चलते हैं हम किस पे? एंडोक्राइन ग्लैंड पे। फ्रेंड्स, जितने भी आपको दिख रही हैं सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ओके। लेकिन बात यह है कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सी है ना। और आप सभी को पता है सिलेबस में कौन कौन सी है। कौन कौन सी है भाई? पिट्यूटरी है, बिल्कुल है ना। थायराइड है, बिल्कुल है। इसके अलावा कौन सी है? पैराथायराइड भी है, एड्रिनल भी है, और गोनेड्स भी है। इसके अलावा गोनेड्स के अलावा कौन सी है भाई? एक पेनक्रियाज है। क्लियर? कितनी हो गई? 2, 2 4 और 2 6। क्लियर? फिर से रिपीट करते हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियाज और गोनेड्स। क्लियर है ना। अब ये जो पीनल है, पीनल के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे लेसन के अंदर। और आज के इस लेसन में हम कौन कौन से डिस्कस करने वाले हैं? पिट्यूटरी, थायराइड और पैराथायराइड। क्लियर? सो एंडोक्राइन ग्लैंड होती क्या है? अभी तक तो सभी को पता लग गया होगा ना। सो द एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन इनटू द सराउंडिंग interstitial fluid, okay, and those hormones then diffuse into blood and are carried to various organs and tissue within the body. और आपको पता लग गया कि कौन कौन सी ग्लैंड यहां पे होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर, ठीक है। आप यहां पे भी देख सकते हैं हाइपोथैलेमस, पीनल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरीज, है ना। तो ये गोनेड्स हो गए, ठीक है, लास्ट वाले। सो अब बात ये आती है कि एंडोक्राइन तो ठीक है, समझ में आ गया, है ना। और मतलब अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि भाई एंडोक्राइन क्या होता है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि एंडोक्राइन के अलावा दूसरी कौन सी होती है, एक्सोक्राइन होती है ना, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, है ना। सो एक्सोक्राइन मीन्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड को आप कैसे डिफाइन करेंगे, फिर डिफरेंस भी बताऊंगा कि दोनों के अंदर मेनली डिफरेंस क्या है, ओके। टेंशन मत लीजिए, दोनों के डिफरेंस भी आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, देयर आर सर्टेन ग्लैंड्स which have special duct to release their secretion. अब एक्सोक्राइन का अगर आपको एग्जाम्पल लेना हो, EXOCRINE, एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल लीवर, है ना, और आप कह सकते हैं स्लाइवरी ग्लैंड, SALI,
RY, ओके। और इसके अलावा एक गैस्ट्रिक ग्लैंड भी आप कह सकते हैं, ओके। सो ये इसके परफेक्ट एग्जाम्पल है। एंड फ्रेंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज देयर सिक्रेशन थ्रू द स्पेशल डक्ट, ओके। समझ में आ गया है ना। अब अगर आपको मैं बोलूं कि डिफरेंस बताइए एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में, तो आप क्या डिफाइन कर पाएंगे? चलिए मैं ही डिफाइन कर देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा नया टॉपिक है जूलॉजी एस्पिरेंट के लिए, है ना। चलिए, पहला आता है अपने पास, यहां पे एक्सोक्राइन लिख लेते हैं, ठीक है, और इधर एंडोक्राइन लिख लेंगे। सो एक्सोक्राइन, और ये हो गया, चलिए यहां पे ही लिख लेते हैं, छोटा छोटा पॉइंट कर देंगे, ENDOCRINE, ओके। सो बताइए फ्रेंड्स, पहला तो यही हो जाएगा एक्सोक्राइन के अंदर, इट डज नॉट पॉर इट्स सिक्रेशन इनटू लिम्फ और ब्लड। लिम्फ और ब्लड में सिक्रेशन नहीं होता है, जबकि यहां पे क्या होता है, कहां कहां पे, लिम्फ और यू कैन से ब्लड, यहां पे सिक्रेशन होता है, क्लियर। और यहां पे डक्ट प्रेजेंट होगी एब्सेंट, डक्ट प्रेजेंट होगी, और यहां पे एब्सेंट होगी, क्लियर। एंड फ्रेंड्स, द सिक्रेशन इन एक्सोक्राइन, सॉरी हाँ एक्सोक्राइन, द सिक्रेशन इज पोर्ड डायरेक्टली ओवर द टारगेट टिश्यू, है ना। डायरेक्टली किस पे जाएगा, टारगेट पे, और यहां पे क्या होगा, इट ट्रांसपोर्टेड, मतलब जो सिक्रेशन है वो ट्रांसपोर्ट होगा किसके पास, टारगेट टिश्यू के पास, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, ठीक है, ट्रांसफर थ्रू ब्लड, क्लियर, ओके। एंड फ्रेंड्स, अब किस तरीके की सिक्रेशन होती है, मतलब कैसा कैसा सिक्रेशन होता है एक्सोक्राइन के अंदर? एक्सोक्राइन के अंदर आप कह सकते हैं कि एंजाइमेटिक होता है, ठीक है, एंजाइमेटिक कह सकते हैं, और एक्सक्रीटरी कह सकते हैं, या फिर ल्यूब्रिकेंट कह सकते हैं, ठीक है, ल्यूब्रिकेंट कह लीजिए चाहे एक्सक्रीटरी कह लीजिए, EXCRETORY, ओके। और यहां पे सिक्रेशन कैसा होगा, सिक्रेशन कैसा होगा, हार्मोनल होगा, है ना, क्लियर। दोनों का फर्क आपको समझ में आ गया, है ना। चलिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा थोड़ा बेसिक जान लें इन सभी के बारे में, है ना, जिनके लिए हमें जानना जरूरी है। बाकी तो डिटेल में तो मैं डिस्कस करूंगा ही, 2 लेसन है अपने पास, है ना। चलिए, सो पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात करें, सो पिट्यूटरी ग्लैंड को आप क्या बोलते हैं, मतलब उसका दूसरा नेम क्या है, बताएगा कोई? पिट्यूटरी को आप कह सकते हैं हाइपोफाइसिस, एंड इट इज लोकेटेड ऑन द बेस ऑफ द ब्रेन, ओके। अभी के लिए इतना बहुत है, डिटेल में जब स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे तो वहां पे सारा कुछ बताऊंगा। अब नेक्स्ट जो है वो अपने पास आता है क्या, नेक्स्ट आता है थायराइड ग्लैंड। सो थायराइड ग्लैंड कहां पे लोकेटेड होता है? थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द नेक, जस्ट बिलो द लैरिंग्स एंड इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया, क्लियर। कैसी शेप होती है, जब पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए, फिर आप अपने पास आता है पैराथायरॉयड, ओके। सो पैराथायरॉयड कितने होते हैं? जनरली तो 4 होते हैं, लेकिन ये नंबर वेरी करता है कितने से कितने तक, 2 से लेके 6 तक, क्लियर, क्लियर, समझ में आ गया, ओके। एंड फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। सो एड्रिनल ग्लैंड कहां पे लोकेटेड है? एट द टॉप ऑफ ईच किडनी, okay, and it consists of adrenal cortex and
इनर एड्रिनल मेडुला। सो ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन के अंदर, क्योंकि एड्रिनल हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं इस लेसन के अंदर। इसमें सिर्फ डिस्कस होगा पिट्यूटरी, थायराइड और पैराथायराइड। क्लियर। सो एक और है जिसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, बाकी तो डिटेल में तो डिस्कस करना ही है। ओके। सो पेनक्रियास। फ्रेंड्स, पेनक्रियास को आप क्या कह सकते हैं? पेनक्रिया इज एन elongate organ located between the stomach and the proximal portion of the small intestine. Clear? And it contains both exocrine cells that excrete digestive enzymes and endocrine cell that release hormones. Clear? पेनक्रिया का समझ में आ गया आपको? चलिए, अब टेस्टिस और ओवरी का हम वहीं पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफी लेंदी है और मतलब काफी इंटरेस्टिंग है। कंसेप्चुअल चीजें हैं जिसको मतलब वहीं पे समझेंगे तो बेटर रहेगा, यानी कि नेक्स्ट लेसन के अंदर। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। सो फ्रेंड, सबसे पहला और सबसे छोटा सा क्वेश्चन यही है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? मैंने बताया भी था पिछली वाली स्लाइड के अंदर, क्या नाम था? हाइपो, HYPOफाइसिस, PHYSIS। क्लियर? हाइपोफाइसिस। क्लियर? सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन ए बोनी कैविटी ऑफ द स्फीनोइड बोन ऑफ द स्कल। अब आपसे बहुत बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पे लोकेटेड है, इसके कितने पार्ट हैं और कौन सा पार्ट कितने परसेंट भाग को कैरी करता है। क्लियर? तो आप क्या बताएंगे? मतलब वो चीजें मैं क्लियर करूंगा आपकी। ओके। अब देखिए, ये यहां तक आपको समझ में आ गया कि स्फीनोइड बोन ऑफ द स्कल, लेकिन अब इसको बोलते क्या है? इसका कुछ स्पेसिफिक नेम भी होता होगा। इसका स्पेसिफिक नेम है सीला टर्सिका, SELLATURCICA। ओके, समझ में आ गया? सो फ्रेंड, पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस by the stalk called infundibulum. क्लियर? सो अब अगर बात करें कि हाइपोथैलेमस क्या है ना, क्योंकि हाइपोथैलेमस हमारे मतलब जो हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर है नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं एक जनरल नॉलेज के लिए। ओके। सो यू कैन से हाइपोथैलेमस इज एन एनाटॉमिकल and physiological connection between the nervous system and the endocrine system. Clear? So hypothalamus helps to connect the pituitary gland. Clear? और उस स्टाक का हम क्या बोलेंगे? इनफंडिबुलम, है ना? समझ में आ गया? ओके। अब अगर बात करें कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है। फ्रेंड्स, anatomically the pituitary gland is divided into adenohypophysis और neurohypophysis। अब कौन सा पार्ट कितना है, मतलब टोटल का कितना परसेंट है ना, चलिए बताता हूं। एडिनोहाइपोफाइसिस की अगर बात करें तो ये 75% है टोटल का, ठीक है। और न्यूरोहाइपोफाइसिस की अगर बात करें तो ये कितना है? 25%। क्लियर? चलिए, अब इनके अंदर कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं वो भी बताऊंगा। ओके, और सारी चीजें क्लियर करूंगा, एक भी डाउट नहीं छोड़ने वाला। ओके। सो फ्रेंड, इस तरीके से लिखेंगे एडिनोहाइपोफाइसिस के बारे में। इट कंप्राइजेस ऑफ 75% पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 पोर्शन। अब 2 पोर्शन कौन कौन से हैं, है ना? चलिए वो भी बताता हूं। पहला है पार्स डिस्टाल्सिस,
PARSDISTALIS। क्लियर। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है पार्स इंटरमीडिया, PARSINTERMEDIA। क्लियर? क्लियर? ओके। सो फ्रेंड, जो पार्स डिस्टल रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक आपने सुना होगा एंटीरियर पिट्यूटरी और एक सुना होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना? सो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको हम बोलेंगे पार्स डिस्टालिस। ठीक है, पार्स डिस्टालिस लिख लीजिए, PARSDISTALIS। क्लियर? ओके फ्रेंड्स, अब बात आती है कि ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, है ना? पार्स डिस्टालिस की अगर मैं बात करूं, सो पहला तो होगा ग्रोथ हार्मोन, GH लिख लीजिए। ओके, इसके अलावा PRL, PRL को आप क्या बोल सकते हैं? प्रोलैक्टिन। ओके, और इनके अलावा TSH हो गया एक, TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसके अलावा LH है, LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इसके अलावा FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना? और एक हार्मोन और बचता है, ACTH। ACTH क्या है? एड्रीनोकोर्टिट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। समझ में आया, है ना? चलिए, सो अब बात आती है पार्स इंटरमीडिया की। फ्रेंड्स, पार्स इंटरमीडिया सिर्फ एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है क्या? मेलानोसाइट। क्लियर? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि MSH। ओके, ये आपको याद रखना है क्योंकि कंपैरिजन करके पूछा जा सकता है कि ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है और ये कौन सा। ओके, समझ में आ गया? यहां पे 6 हार्मोन है और पार्स इंटरमीडिया के पास सिर्फ एक हार्मोन है। सो फ्रेंड, अब एक चीज सोचिए कि ये जितने भी हार्मोन रिलीज किए गए हैं पार्स डायस्टेलिस के द्वारा या फिर पार्स इंटरमीडिया के द्वारा, इनको कंट्रोल कौन करता है? इनको कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस। क्लियर? सो फ्रेंड, द हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस आर कैरिड टू द एडिनोहाइपोफाइसिस थ्रू द हाइपोसील पोर्टल वेन। क्लियर? ये सारा कुछ दिखाई दे रहा है आपको, है ना? ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, ये पोर्टल सर्कुलेशन है, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ये एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है? सो अब बात ये आती है कि जो पार्स डायस्टेलिस है उसके द्वारा पहला कौन सा हार्मोन है जो रिलीज किया जाता है? ग्रोथ हार्मोन, है ना? और ग्रोथ हार्मोन आप जानते हैं कि ग्रोथ हार्मोन को हम क्या बोल सकते हैं? लिख लीजिए, यहां पे GH लिख रहा हूं। ठीक है, सो ग्रोथ हार्मोन को आप दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, सोमेटोट्रोपिन, SOMATOTROPIN, सोमेटोट्रोपिन कह लीजिए या फिर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कह लीजिए। और सोमा का मीन क्या होता है? सोमा मीन्स बॉडी और ट्रोप मीन्स नरिशमेंट। क्लियर? सोमा प्लस ट्रॉप, बॉडी नरिशमेंट। ओके, अब इससे क्या होता है कि अगर ये ज्यादा रिलीज हो गया तो ज़ाइगेंटिज्म हो जाएगा, और अगर कम रिलीज हुआ तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, है ना? चलिए, सो फ्रेंड, अब अगर इसकी बात करें तो पहला डिसऑर्डर क्या होगा इसका?
मतलब मेन यही है, जो ग्रोथ हार्मोन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पे। अगर एक्सेस में रिलीज हो गया, क्या कॉज करेगा? GIGANTISM। और अगर कम रिलीज हुआ, कम को हम क्या बोलेंगे? मतलब लो सिक्रेशन आप कह सकते हैं, ठीक है, लो सिक्रेशन। सो क्या कॉज करेगा? ड्वार्फिज्म। ओके, समझ में आ गया दोनों में फर्क? चलिए अब इनकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए फ्रेंड्स। ड्वार्फिज्म किस समय हो जाता है? कोई आइडिया है? चाइल्डहुड में हो जाता है ना? ओके, सो द ड्वार्फिज्म अकर्स बिफोर प्यूबर्टी, दैट्स इन childhood. And if the deficiency of growth hormones occur after puberty or adolescence, then it cause acromegalia. Clear? आफ्टर में क्या कॉज करेगा? एक्रोमिक्रिया। और समझ में आ गया है ना? एंड द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एक्रोमिक्रिया हैव नॉर्मल बॉडी एंड इंटेलिजेंस बट स्मॉल हेड, स्मॉल फीट एंड स्मॉल फेस। ड्वार्फिज्म मतलब ड्वार्फ जो लोग हैं वो आपने देखे होंगे, है ना, जिनको हम हिंदी में बोल देते हैं बौने व्यक्ति, है ना। तो वो आपने देखे होंगे, काफी इंटेलिजेंट होते हैं और मतलब सब कुछ नॉर्मल होता है, सिर्फ एक हेड जो है वो छोटा होता है, फीट छोटे होते हैं, फेस छोटा होता है, ठीक है, यानी कि प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है। अब इसी तरीके से जाइगेंटिज्म को अगर एक्सप्लेन करना हो, सो जाइगेंटिज्म also occur before puberty, but if oversecretion of growth hormones occurs after puberty, then the individual suffers from acromegaly. लिख लीजिए, ACROME, just a second, MEGALY, MEGALY। और यहां पे क्या था? यहां पे क्या बताया था? एक्रोमिक्रिया, ACROMICRIA। ओके, दोनों में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एक्रोमेगेली हैव एनलार्ज्ड हैंड, एनलार्ज्ड फीट, एनलार्ज्ड जॉ, नोज एंड ईयर। ठीक है, मतलब नॉर्मल से काफी ज्यादा। ओके, सो दोनों ही तरीके से नुकसान है। अगर ज्यादा रिलीज होता है तो भी नुकसान है, कम रिलीज होता है तो भी नुकसान है। समझ में आ गया है ना? चलिए, अब ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा छोटे छोटे बेसिक जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, पीआरएल का। सो पीआरएल डिस्कस करने से पहले हम जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है वो जान लेते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट हार्मोन होगा यहां पे क्या? ऑक्सीटोसिन, OXYTOCIN। क्लियर? ऑक्सीटोसिन। और उसके अलावा दूसरा कौन सा होगा? ADH। ओके, समझ में आया है ना? अब जानते हैं कि किसका क्या फंक्शन है ना? सो फ्रेंड, आपको इतना पता है कि न्यूरो हाइपोफाइसिस 25% पार्ट कंटेन करता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। ओके, एंड ये जो है यानी कि न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसको आप क्या कह सकते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कह सकते हैं, है ना। और पास डायस्टेलिस को हमने क्या बोला था? एंटीरियर पिट्यूटरी। क्लियर है ना? एंड फ्रेंड्स, it receive neurohormones directly secreted from the neurosecretory cells, or you can say hypothalamic neurons। ठीक है, इनके द्वारा डायरेक्ट रिसीव करेगा। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक नहीं है ना? ओके, सो द एक्सोन ऑफ दीज न्यूरॉन
store the hypothalamic hormone in the vesicle present in them, and from there these are released into the neurohypophysis. दो हार्मोन रिलीज करते हैं, ऑक्सीटोसिन और एडीएच. अब ऑक्सीटोसिन क्या है फ्रेंड्स? इट इज ए हार्मोन which act on smooth muscles and stimulate their contraction. Clear? And in female it stimulate a vigorous contraction of the uterus at the time of childbirth. Clear? And it also cause contraction of mammary gland leading to milk ejection. Clear? And the widening of uterus near the completion of pregnancy and sculling of nipples by young infant stimulate the hypophysis to release oxytocin. Clear? So oxytocin को आप क्या कह सकते हैं? इसको आप कह सकते हैं कि बर्थ हार्मोन है. ठीक है, BIRTHHORMONE. समझ में आया? समझ में आया? ओके. अब अपने पास है सेकंड ADH. सो ADH क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ठीक है, और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वैसोप्रेसिन. डबल एस नहीं आएगा, VASO आएगा. जस्ट ए सेकेंड. VASO PRESSIN, वैसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन. फ्रेंड्स, this hormone acts mainly on kidney and stimulate the reabsorption of water and electrolytes. Clear? And ADH acts on nephron of kidney and stimulate the reabsorption of water from diastole tubules, or you can say diastolous convoluted tubules, DCT. Clear? So वैसोप्रेसिन और एडीएच आपको समझ में आ गया. ठीक है, दोनों को आप मतलब ज्यादा फर्क नहीं है. अब अगर डिफरेंस लिखना हो ऑक्सीटोसिन और एडीएच के अंदर, या फिर कह सकते हैं वैसोप्रेसिन के अंदर, तो आप लिख पाएंगे बड़ी आसानी से, है ना. वैसोप्रेसिन को आप कह सकते हैं क्या? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर. ऑक्सीटोसिन को क्या कहेंगे? स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल ड्यूरिंग द बर्थ, है ना. ये डिफरेंस हो गया एक. और एक डिफरेंस क्या था? वैसोप्रेसिन के अंदर आप लिख सकते हैं इट इज हेल्पफुल इन कॉन्ट्रैक्टिंग द यूरिन, एंड ऑक्सीटोसिन के अंदर इट हैज नो सच एक्टिविटीज. ओके, मतलब ऐसी गतिविधियों में ये लिप्त नहीं है. ओके, एंड वन मोर थिंग लिख लीजिए. जो वैसोप्रेसिन है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा. ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा. और जो ऑक्सीटोसिन है वो मतलब जो मिल्क एजेक्शन है किसके द्वारा? मेमरी ग्लैंड्स के द्वारा, उसको इंक्रीज करेगा. क्लियर? क्लियर? इट कॉज एजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स. समझ में आ गया? पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना. सो फ्रेंड, अब अगर मैं नॉर्मली बात करूं, देखिए GH जो है ग्रोथ हार्मोन, ये इसका टारगेट ऑर्गन क्या होता है? इसका टारगेट ऑर्गन है जनरल. ठीक है, ये पूरी बॉडी पे वर्क करेगा. और अगर PRL का मैं बात करूं, यानी कि प्रोलैक्टिन का, सो प्रोलैक्टिन को आप रिलेट कर सकते हैं किससे? मेमरी ग्लैंड से. MG लिख लीजिए. ओके. और TSH की अगर बात करें, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सो ये टर्म डिफाइन कर रही है थायराइड ग्लैंड. ठीक है. और LH के बारे में बात करें, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सो ये भी आपको पता है, गोनेड्स. ओके. और FSH मतलब इसका टारगेट ऑर्गन क्या होगा? पता है किसी को?
इसका भी गोनेड्स होगा। ओके, और ACTH, ACTH का एड्रिनल कॉर्टेक्स, ADRENAL, एड्रिनल कॉर्टेक्स। सो एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे, है ना, जहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए वहाँ पे पढ़ेंगे, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास न्यूरो हाइपोफाइसिस के दो हार्मोन थे, ऑक्सीटोसिन और ADH। सो फ्रेंड, ऑक्सीटोसिन की अगर बात करें तो ये इसका टारगेट ऑर्गन क्या होगा, यूट्रस और मेमरी ग्लैंड। ठीक है, क्या क्या होगा, UTRUS, यूट्रस और मेमरी ग्लैंड। ओके, और ADH का क्या होगा, किडनी एंड ब्लड वेसल, VESSELS। ओके, समझ में आ गया, है ना। चलिए, सो कोई डाउट पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर नहीं बचा होगा, है ना, पूरे के पूरे डाइट नहीं, डाउट सोल्व हो गए होंगे, है ना। फिर भी अगर कोई रहता है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप डेफिनेटली कभी भी पूछ सकते हैं। अब अपने पास नेक्स्ट आता है क्या, क्या आएगा भाई, थायराइड। सो अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे थायराइड ग्लैंड। फ्रेंड्स, थायराइड ग्लैंड आपने सुना होगा कि भाई इस व्यक्ति का थायराइड बढ़ गया है ना। सो बिल्कुल सही सुना है कि आप इसी से रिलेट कर सकते हैं उसको। ओके, सो फ्रेंड, द थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज बटरफ्लाइज शेप्ड, और दूसरे तरीके से बोले तो एच शेप्ड। ओके, मैंने आपको कहा था कि मैं आगे चल के बताऊंगा कि कैसा शेप होता है ना। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। एंड फ्रेंड्स, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेटरल लॉब्स विच आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रेकिया। दोनों साइड प्रेजेंट है ना। देखिए, ये है थायराइड ग्लैंड और ये है ट्रेकिया, और ये जो 4 आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पैराथायराइड है। ये हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ 5 से 10 मिनट रुकिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, 3 टर्म मैं आपको दूंगा, जो कि हम जैसे ये फंक्शन वगैरह डिस्कस करेंगे उसके बाद में आपको उनके आंसर दूंगा। तब तक आप सोचिए कि क्या हो सकता है। ठीक है, पहली टर्म है हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो THYRO, थायरोइडिज्म। ओके, और एक टर्म और है हाइपर, HYPER, हाइपर थायरोइडिज्म। और एक लिख लीजिए थायरो लेसिटोनिन। ठीक है, THYRO, थायरो लेसिटोनिन नहीं है, कैल्सिटोनिन है, कैल्सिटोनिन। ओके, सो ये 3 टर्म है जो हम डिस्कस करेंगे ये फंक्शंस वगैरह डिस्कस करने के बाद। ओके, अगर किसी को पता है तो कमेंट्स के द्वारा बता दीजिए फटाक से, है ना। आंसर जरूर करना होता है लेसन के अंदर। सो फ्रेंड, थायराइड ग्लैंड के बारे में ये तो हो गया कि इट इज लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रेकिया। ओके, and these lobes are interconnected with a thin flap of connective tissue. So अब ये थिन फ्लैप ऑफ जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसको हम क्या बोलेंगे, है ना, इसका कुछ नेम तो होता होगा, इस्थमस, ISTHMUS, isthmus. And friends, the thyroid gland is composed of follicles and stromal tissues. These follicles are held together by areolar connective tissue. Clear? And each thyroid follicle is composed of follicular cell enclosing a cavity, and the follicular cell present in the follicles synthesize 2 hormone. अब वो 2 हार्मोन कौन कौन से हैं जिन्हें आप क्या कहेंगे, T4 और T3। अब T4 और T3 ये क्या है भाई,
T4 तो आप किसको कहेंगे? थायरोक्सिन, THYROXINE, थायरोक्सिन, ठीक है। और T3 किसको कहेंगे? किसको कहेंगे भाई T3? किसी को पता है? ट्राई आयोडोथायरोनिन, ठीक है, ट्राई आयोडोथायरोनिन, ओके। अब थायरोक्सिन का भी दूसरा नाम आप ले सकते हैं, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ठीक है। ये हो गया टेट्रा और ये हो जाएगा ट्राई। बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया कि T4 और T3 क्यों करें, है ना? ओके। So friend, these have similar effect on the target cell and hence are together grouped as thyroid hormone. That's called मतलब इसको हम टर्म कह सकते हैं TH. So TH is made up of T4 plus T3. क्लियर? कंसेप्ट समझ में आ गया, है ना? वही बेसिक है यहाँ पे। So friend, the synthesis of thyroid hormones require, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी? आयोडीन की, ठीक है। सो क्या कह सकते हैं कि जो थायरोक्सिन है, जस्ट सेकेंड, जो थायराइड हार्मोन है उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है? आयोडीन, IODINE। अब आपने एक डिजीज सुनी होगी, गॉइटर, है ना? सो वो कैसे होती है? आयोडीन की कमी की वजह से होती है ना? और गले में ही होती है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल पॉइंट पे जा रहे हैं ना? ओके। सो फ्रेंड, दीज हार्मोन आर रिलीज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ TSH। TSH क्या है बताइए जरा, ओके। एंड रिलीज्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। TSH किसके द्वारा? एंटीरियर पिट्यूटरी। समझ में आ रहा है ना? सो फ्रेंड, अब ये तो हो गया कि थायराइड ग्लैंड है क्या, है ना? लेकिन अब बात कर लेते हैं कि भाई इसके फंक्शन क्या क्या है, ओके। और थायराइड हार्मोन के फंक्शन अगर हम जाने, और थायराइड हार्मोन में भी बेसिकली मैं बात करूंगा थायरोक्सिन की, ठीक है। इसके बेसिक फंक्शन की मैं बात करूंगा, ओके। सो फ्रेंड, दे कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, fat and carbohydrate, and hence regulate growth of the body tissues. And these hormones play an important role in the regulation of the basal metabolic rate. Clear? जिसको आप शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? BMR. Clear? basal metabolic rate. And friends, it also maintain or you can say maintenance of water and electrolyte balance is also influenced by the thyroid hormone. Clear? ये छोटा सा फंक्शन मैंने आपको बताया भी था थोड़े समय पहले, है ना? चलिए। एंड फ्रेंड्स, दे सपोर्ट द इरिथ्रोपोइसिस। सो बेसिकली इरिथ्रोपोइसिस है क्या? It is the process of formation of RBC, clear, red blood cells. अब अपने पास तीन टर्म आती है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म और थायरोकैल्सिटोनिन। पहला है हाइपो। फ्रेंड्स, हाइपर मीन्स ज्यादा और हाइपो मीन्स कम, क्लियर। सो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा? डेफिशिएंसी और यू कैन से अंडर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, क्लियर, मतलब कम हो गया सिक्रेशन, और हाइपर के अंदर ज्यादा हो गया, क्लियर। सो हाइपोथायरॉयडिज्म में होगा क्या? देखिए, आयोडीन सबको पता है कि एक मतलब एसेंशियल चीज है। यहां पे अगर बात करें, थायराइड ग्लैंड से रिलेट करता हुआ है ना? सो आयोडीन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड, एंड द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन in diet result in the low secretion of thyroid hormone. That's called the
हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। और जिससे क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड है, क्या होगा, थायराइड ग्लैंड जो है वो मतलब उसका एनलार्जमेंट हो जाएगा, ठीक है, एनलार्ज हो जाएगी। क्लियर। अब एनलार्ज होगी तो क्या होगा, गोइटर कोज करेगा, GOITRE। समझ में आ गया कि गोइटर कैसे होता है ना। चलिए, बड़ी अच्छी बात है फ्रेंड्स, बेसिक सा समझ में आ गया ना। इतना ही बहुत है यूपीएससी के लिए, है ना। और आप कंसेप्ट तो मतलब रिलेट कर ही पाते हैं क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा है। अब नेक्स्ट आता है अपने पास हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर मीन्स ज्यादा, जैसे हम बोल देते हैं हाइपरटेंशन हो गई, है ना। और भाई हाइपर क्यों हो रहा है, मतलब गुस्सा क्यों कर रहा है ना, मतलब सिक्रेशन ज्यादा हो गया। सो फ्रेंड, ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू development of nodule in the thyroid gland, the rate of synthesis and secretion of thyroid hormone is increased to abnormal high level and it leading to the condition called hyperthyroidism. अब ये जो है वो बेसिकली करेगा क्या, जैसे पिछले वाले में तो गोइटर कोज हो गया था, जो थायराइड ग्लैंड है वो उसका एनलार्जमेंट हो गया था, है ना। सो इसमें क्या होगा, जो बॉडी की फिजियोलॉजी है, इट इफेक्ट्स द बॉडी फिजियोलॉजी, अफेक्ट्स बॉडी फिजियोलॉजी। ओके, समझ में आ गया, है ना। चलिए, एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है अपने पास थायरोकैल्सिटोनिन। ओके, सो थायरोकैल्सिटोनिन को आप कह सकते हैं TCT, ठीक है, इसको शॉर्ट में आप कह सकते हैं TCT। इससे आप क्या समझते हैं फ्रेंड्स, थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सीक्रेट ए प्रोटीन हार्मोन। कुछ समझ में आया कि TCT क्या है, एक प्रोटीन हार्मोन है, समझ में आ गया, है ना। अब इसका काम क्या है, किस चीज को रेगुलेट करती है, दैट रेगुलेट द कैल्शियम लेवल इन ब्लड, कैल्शियम इन ब्लड। समझ में आ गया, है ना। इसीलिए इसका नाम रखा गया है थायरोकैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन कैल्शियम से रिलेट कर रहा है और थायरो थायराइड ग्लैंड से। ओके फ्रेंड्स, whenever the blood calcium level rise, TCT decrease the calcium level in blood by suppressing the release of calcium from the bones and absorption of calcium from intestine to blood। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, सो ये था बेसिकली थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं किसके बारे में, पैराथायराइड के बारे में। ओके, सो फ्रेंड्स, पैराथायराइड आपको पता है कि वहीं पे प्रेजेंट होती है, जस्ट बैक साइड आप कह सकते हैं, ठीक है। सो क्या कुछ पॉइंट मेंशन करेंगे, द पैराथायराइड ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, बेसिकली तो यही पॉइंट होगा, है ना। एंड 4 पैराथायराइड ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ 2 लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों दिख रही हैं, है ना। एंड फ्रेंड्स, 1 पेयर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन ईच लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। 1 पेयर मीन्स 2 हो गए, ठीक है, एक लोब पे 2 प्रेजेंट हो। दो पैराथायराइड ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड, यू कैन से क्लियर, एंड these are functionally and developmentally independent from the thyroid gland। सो फ्रेंड, जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो कैसी होती है, उसके कुछ मतलब आप कह सकते हैं कि रंग रूप कैसा होता है ना, क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी है और आप वो बेसिक पॉइंट लिख भी पाए एग्जाम के अंदर। सो फर्स्ट तो यही होगा कि ये स्मॉल है
है ना, दिख रहा है बिल्कुल, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि पिन पॉइंट जैसा है। ओके, स्मॉल है और शेप कैसा है, ओवल। क्लियर, कलर कैसा होगा, यहाँ पे तो ब्लैक है ना, ऐसा नहीं लिखना है, येलो कलर है। ओके, एंड दीज आर कॉम्पैक्ट। ओके, कॉम्पैक्ट और यू कैन से सॉलिड, और इसके अलावा वेस्कुलर मास ऑफ सेल्स, वेस्कुलर मास ऑफ सेल्स। क्लियर, सो ये हो गए इसके कुछ बेसिक्स। फ्रेंड्स, अब अगर बात करें पैराथायरॉयड के अंदर मतलब क्या क्या होते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, इसके हार्मोन को हम क्या बोलेंगे, जो हार्मोन रिलीज होगा उसको हम बोलेंगे पैराथायरॉयड हार्मोन। क्लियर, या फिर आप कह सकते हैं पैराथो हार्मोन। ठीक है, PARATHORMONE, पैराथॉर्मोन। क्लियर, इन शॉर्ट PTH। ओके, समझ में आ गया। सो फ्रेंड, द रिलीज ऑफ पैराथॉर्मोन इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ, यू कैन से, कैल्शियम। पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, थायरोकैल्सिटोनिन, है ना, उससे रिलेट कीजिए अब इसको, क्योंकि यूपीएससी क्या डिमांड कर रही है कि इन सभी के बीच में एक रिलेशन क्या है, करती है ना डिमांड, तो इसीलिए कंसेप्ट एक दूसरे से रिलेट करता हुआ चलता चला जा रहा हूं, जिससे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए। क्लियर, वहां पे क्या था, कैल्शियम लेवल को वो मेंटेन करता था, क्या, थायरोकैल्सिटोनिन। तो ये जो पैराथॉर्मोन है, इट रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन द ब्लड एंड अलोंग विद द टीसीटी। टीसीटी क्या है, टीसीटी क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन। एंड यू कैन से जो पीटीएच है वो क्या रोल प्ले करेगा, पीटीएच पैराथॉर्मोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस ऑफ बॉडी। क्लियर, यहां पे लिख लेते हैं PTH, that regulates the calcium level in body. Clear, and friends, it maintain the calcium balance is मतलब कैल्शियम बैलेंस किस किस के बीच में, ब्लड एंड अदर टिश्यूज के बीच में। when the calcium level in blood decrease, parathyroid hormone is released in order to increase the calcium level in blood, and PTH act on bones and other skeletal structure and mobilize the calcium. अब जो कैल्शियम मोबिलाइज होता है उसका मतलब आप कह सकते हैं कि क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी और कौन सा, मतलब किस तरीके का आयन होगा, कितना चार्ज होगा उसके ऊपर, Ca2+। ठीक है, केमिस्ट्री का टॉपिक है, थोड़ा सा रिलेट करता है केमिस्ट्री से। सो फ्रेंड, मोबिलाइज द कैल्शियम, दैट इज Ca2+ फ्रॉम द बोन इनटू द ब्लड। मतलब कहीं पे भी कमी होगी तो जहां पे ज्यादा है वहां से उठा के दूसरे को दे देगा। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड बोन रिजॉर्प्शन, और यू कैन से द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। क्लियर, सो फ्रेंड, अब जो पीटीएच है इसको आप एक चीज मतलब नाम और दे सकते हैं, बहुत सारे बोलते हैं ना इसको क्या नाम दूं, है ना। सो पीटीएच पैराथॉर्मोन इज ए हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, लिख लीजिए, हाइपर कैल्सिमिक, CALCEMIC, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। ये क्या करेगा, समझ में आ गया ना अब तक तो, कि हाइपर कैल्सिमिक हम क्यों बोल रहे हैं, it increase the blood calcium level, blood calcium level। ओके, इसलिए हमने इसको बोला है हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। फ्रेंड्स, अब देखिए, इन सिंपल आप कह सकते हैं पीटीएच और यू कैन से पैराथायरॉयड ग्लैंड आप कह लीजिए। ठीक है, ये तो हार्मोन हो गया पीटीएच। तो इट इज एसेंशियल
to maintain the optimum calcium level in the blood, because calcium is essential for proper functioning of muscles, heart, nerves and for the growth of the bones and teeth, है ना, क्योंकि कैल्शियम एक एसेंशियल चीज है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। एंड एसेंशियल किस चीज के लिए है कैल्शियम, एक और चीज बताइए, जो ब्लड क्लोटिंग होती है उसके लिए भी एसेंशियल है कैल्शियम। क्लियर। देखिए मतलब बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं कि आपकी हड्डियां तो कमजोर नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है ना। तो ये मतलब सारी चीजें एक आप कह सकते हैं कि दुकान चलाने के लिए है ना। और ये सिर्फ आपको क्या दिखा रहे हैं कि इस चीज की आपके अंदर कमी है ना, कि भाई ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम ज्यादा आ गया तो मतलब हड्डियां कमजोर हो गई, है ना। और मतलब उल्टा सीधा कुछ भी हो गया, बॉडी जैसी है नॉर्मली काम कर रही है, वो परफेक्ट है, अगर उसके अलावा कुछ भी चेंज होता है तो गड़बड़ होगी। जैसे हमारे सर कहते थे कि अगर आपका जैसे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37, है ना, अगर इससे 37.5 भी चला जाए ना तो मतलब तुम बोल जाओगे, है ना, कुछ ऐसा बोलते थे सर। सो चलिए, अब मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, क्या कुछ क्वेश्चन थे थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं, है ना। तो शुरुआत में जो क्वेश्चन थे ना उन्हीं के आंसर करेंगे। शायद 5 क्वेश्चन थे और ये पूछा था कि नेचर ऑफ हार्मोन बताना है और ग्लैंड का सोर्स बताना है ना। सो चलिए फिर बताते हैं, यहां पे लिख लेते हैं। ओके, सो भाई पहला कौन सा था, पहला था एडीएच या फिर वैसोप्रेसिन। एडीएच तो आप सभी को समझ में आ गया, है ना। एडीएच का नेचर कैसा है, कैसा है भाई, पढ़ा है ना सभी ने इसी लेसन के अंदर, पेप्टाइड नेचर है, PEPTID। और सोर्स ग्लैंड कौन सी है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपो THALAMUS। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या था, सेकेंड था मेलाटोनिन। सो MELATONIN। मेलाटोनिन की बात करें तो ये अमीन है, AMINE, है ना। और ग्लैंड के सोर्स की बात करें तो पीनल, PINEAL। थर्ड है हमारे पास क्या, थर्ड था ग्लूकागोन, ठीक है, GLUCAGON। ग्लूकागोन की अगर बात करें तो ये पेप्टाइड है, PEPTID, पेप्टाइड है। और सोर्स क्या है, पेनक्रियाज, PANCREAS। और पेनक्रियाज में भी क्या, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, कौन सी पता है किसी को, अल्फा सेल, ठीक है, समझ में आ गया। चौथा था इंसुलिन, INSULIN, इंसुलिन। और मतलब इसको आप कह सकते हैं ये भी पेप्टाइड है, ठीक है, पेनक्रियाज के द्वारा ही रिलीज होगा। उसके अलावा यहाँ पे क्या डिफरेंस है फिर, ये बीटा सेल, ठीक है, अल्फा की जगह बीटा। अब जो चौथा है, सॉरी चौथा नहीं पांचवा, सो पांचवा कहाँ पे लिखे यार, जस्ट ए सेकेंड, मैं थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ इसको, है ना, एक मिनट, बॉक्स फिर से बनाते हैं, कोई बात। फ्रेंड्स फिफ्थ वन है, SS के नाम से था ना, सोमेटोस्टेनिन, SOMATOSTATIN। सोमेटोस्टेनिन क्या है, पॉलीपेप्टाइड, POLYPEPTID। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, पेनक्रियाज, किस तरीके की सेल, आइडिया है किसी का, इसमें होगा आप कह सकते हैं डेल सेल, ठीक है, ओके। चलिए,
सो ये हो गए आपके पांचों के पांचों क्वेश्चन, और आई होप सभी के आंसर सही होंगे, है ना। अगर नहीं भी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, जस्ट आपका एक आप कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिस के तौर पे आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और लास्ट में आंसर प्रोवाइड कर दिया जाता है। ओके, सो सभी के सभी डाउट क्लियर। यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस किया, पिट्यूटरी, थायराइड और पैराथायराइड। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन ऑसम डे।